जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मंटू रेलवर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जो आज का नया टॉपिक है सिक्योरिटी सर्कुलर 2019। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सिक्योरिटी सर्कुलर है 1/2019। कहता है रिव्यू ऑफ रेलवे एक्ट केसेज अंडर पेंडिंग इंक्वायरी एंड पेंडिंग ट्रायल के बारे में। रिव्यू ऑफ रेलवे एक्ट केसेज अंडर पेंडिंग इंक्वायरी एंड पेंडिंग ट्रायल। तो रेलवे एक्ट के केस का जो है ना पेंडिंग जो है ना इंक्वायरी और पेंडिंग ट्रायल के बारे में कहता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो देखते हैं। कहता है सीनियर डीएससी या डीएससी को सभी गंभीर रूप से लंबित रेलवे एक्ट के मामले यानी 1 वर्ष से अधिक लंबित जांच और 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले की समीक्षा करेंगे। जो रेलवे एक्ट के मामले हैं जो गंभीर रूप से लंबित हैं रेलवे एक्ट के मामले, उनकी समीक्षा कौन करेंगे? सीनियर डीएससी या डीएससी। इसी का अगला पॉइंट है पोस्ट प्रभारी को लंबे समय से लंबित रेलवे एक्ट के मामले यानी 6 माह से अधिक समय से लंबित जांच और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमे की समीक्षा करनी है। पोस्ट प्रभारी को जो है 6 माह से अधिक समय से लंबित जांच और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमे की समीक्षा करनी है। किसको? पोस्ट प्रभारी को। इसी में एक पॉइंट कहता है 6 माह या 1 वर्ष के बाद जांच जारी रखने के लिए 6 माह या 1 वर्ष के बाद जांच जारी रखने के लिए जांच अधिकारी के लिए संबंधित सीनियर डीएससी या पीसीएससी की समीक्षा और लेखन अनुमोदन लेना अनिवार्य है। इसी का पॉइंट है 6 माह या 1 वर्ष के बाद जांच जारी रखने के लिए जांच अधिकारी के लिए संबंधित सीनियर डीएससी या पीसीएससी की समीक्षा और लेखन अनुमोदन लेना अनिवार्य है। फिर इसी में अगले एक पॉइंट है जो रेलवे पीपी के द्वारा लंबे समय से लंबित मुकदमे को निपटाने के लिए लोक अदालत आयोजित करने के लिए अभियोजन शाखा और न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक करेंगे। जो रेलवे के पीपी होंगे वो इस रेलवे एक्ट के मुकदमे को निपटाने के लिए जो है ना लोक अदालत आयोजित करेंगे, जिसमें कि अभियोजन शाखा और न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ क्या करेंगे? पीपी बैठक करेंगे। और मार्च के दूसरे सप्ताह में बोर्ड स्तर पर निस्तारण की समीक्षा होगी। मार्च के दूसरे सप्ताह में बोर्ड स्तर पर निस्तारण की समीक्षा होगी। फिर अगला सर्कुलर है 2/2019। कहता है रिवैम्पिंग ऑफ क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ आरपीएफ। इसका जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो देखते हैं। एक कहता है कि सेंट्रल क्राइम ब्यूरो जो बोर्ड स्तर पर होगा, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो जो बोर्ड स्तर पर होगा, इसमें 2 भाग है। कहते हैं एक सेंट्रल डिटेक्टिव विंग और दूसरा सेंट्रल रिकॉर्ड विंग। इसमें सेंट्रल क्राइम ब्यूरो को 2 भागों में बांटा गया, एक सेंट्रल डिटेक्टिव विंग और दूसरा सेंट्रल रिकॉर्ड विंग। फिर एक इसी में है दूसरा, कहता है क्राइम विंग जो जोनल स्तर पर होगा। क्राइम विंग जो जोनल स्तर पर होगा, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एनालिटिक्स एंड डाटा विंग और दूसरा है डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेशन विंग। अब फिर तीसरा है कि क्राइम ब्रांच अपराध शाखा। कहता है यह बोर्ड स्तर, जोन स्तर और डिवीजन स्तर पर होता है। क्राइम ब्रांच ये तीनों स्तर पर, बोर्ड स्तर, जोन स्तर पर और डिवीजन स्तर पर होता है। फिर हम लोग 3/2019 सर्कुलर देखते हैं। अगला सर्कुलर है 3/2019। कहता है इम्पेरियल प्रैक्टिस ऑफ रजिस्ट्रेशन केसेज, थेफ्ट या पिल्फरेज ऑफ बुक कंसाइनमेंट। इसमें कुछ पॉइंट है। कहते हैं बुक की गई सामान की चोरी या लापता संपत्ति के मूल्य का पता लगाना। इसमें कहता है कि कुछ पॉइंट है कि बुक की गई सामान की चोरी या लापता संपत्ति के मूल्य का पता लगाना। और ये इसमें जो है इसके कार्रवाई के बारे में जो है डायरेक्टिव 40 में भी दिया गया है और स्टैंडिंग ऑर्डर 108 में भी दिया गया है। इससे संबंधित जो है डायरेक्टिव 40 और सर्कुलर 3/2019 से संबंधित डायरेक्टिव 40 और स्टैंडिंग ऑर्डर 108 में भी
दिया गया है। अब सर्कुलर 4/2019 कहता है एक्शन टेकन ऑन स्टोन पेल्टिंग ऑन रनिंग ट्रेन। पहला कहता है रेलवे ट्रैक आदि के लिए कुछ जोनल रेलवे द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन दोस्ती ऑपरेशन साथी के तहत स्टोन पेल्टिंग रोकने में काफी मदद मिली है। अगला है कहता है रेलवे एक्ट की धारा 153 व 154 के तहत यह दंडनीय है। रेलवे एक्ट की धारा 153 व 154 के तहत यह दंडनीय है। ये जो जोनल रेलवे द्वारा ऑपरेशन दोस्ती या ऑपरेशन साथी जो है आप जो स्टोन पेल्टिंग रोकने के लिए जो है ना शुरू किया गया था, इसमें काफ़ी मदद मिला है। अगर इसमें जो कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 153 व 154 के तहत को दंडनीय होगा। फिर सर्कुलर 5/2019 कहता है इम्पेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस ऑफ डैशिंग ऑफ व्हीकल टू बूम वेरियर प्रोवाइडेड एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट रिजल्टिंग इन डैमेज टू। ये डैशिंग जो है ना, जो लेवल क्रॉसिंग गेट जो तोड़ देता है उससे संबंधित है। कहता है धारा रेलवे एक्ट की धारा 154 कहता है जल्दबाजी या लापरवाही से कार्य करके रेलवे से यात्रा करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालना 154 कहता है। इसी में कहता है कि 1 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दूसरा कहता है कि रेलवे एक्ट की धारा 160 के 1 में कहता है समतल फाटक को खोलना, अगर कोई खोलता है तो इसको 3 वर्ष की सजा होता है। वही इसी में फिर कहता है कि धारा 160 के 2 में समतल फाटक को तोड़ना, रेलवे एक्ट की धारा 160 के 2 में कहता है समतल फाटक को तोड़ना, जिसमें कि 5 वर्ष की सजा है। और 4 में कहता है कि लेवल क्रॉसिंग गेट पर जो है सीसीटीवी लगाना। ये आपका 5/2019 में सिक्योरिटी सर्कुलर में ये दिया गया है कि लेवल क्रॉसिंग में सीसीटीवी लगाने के बारे में भी कहा गया है। फिर देखते हैं अगला सर्कुलर। अब अगला सर्कुलर है 6/2019 कहता है मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट। रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट कहता है जब वाहनों और ट्रेनों का अधिकतम प्रवाह होता है तो उस समय लेवल क्रॉसिंग गेट के पास रेलकर्मी, पुलिस, आरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती के बारे में ये सर्कुलर 6/2019 कहता है। जब लेवल क्रॉसिंग गेट के पास ट्रेन का आवागमन ज़्यादा होता है और क्या कहते हैं वाहनों का भी आवागमन ज़्यादा होता है तो उस समय कहता है वो पीक आवर में जो है ना रेलकर्मी, पुलिस, आरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती के बारे में कहता है। अब अगला है 7/2019 सर्कुलर जो है कहता है कंप्रिहेंसिव प्रोसीड्योर टू कर्ब मीन्स ऑफ टाउटिंग ऑफ टिकट बुक थ्रू IRCT पोर्टल फॉर रिजर्व एकोमोडेशन के बारे में कहता है। आरक्षित टिकट के लिए IRCT पोर्टल के माध्यम से, आरक्षित जो रिजर्वेशन टिकट के लिए IRCT पोर्टल के माध्यम से जो बुक किए टिकटों की दलाली के खतरे को रोकने के लिए व्यापक प्रक्रिया क्या होगा उसके बारे में जो है आपका ये 7/2019 सर्कुलर कहता है। अपराधी के खिलाफ अपराधियों के डोजियर रेल अधिनियम 1989 की धारा 143 जो है कि अस्थाई आदेश जो है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 43 के तहत जो डोजियर बनाया जाता है, अस्थाई आदेश संख्या 95 के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार डोजियर बनाया जा सकता है। ये धारा 143 का जो डोजियर बनेगा अस्थाई आदेश संख्या 95 के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार डोजियर बनाया जा सकता है। अब 1/2020 कहता है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू रेलवे ट्रांसपोर्ट, मतलब रेलवे के माध्यम से जो है आपका वन्य जीव का अवैध रूप से जो व्यापार होता है उसके बारे में कहता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है जो रेलवे के माध्यम से, उसी के बारे में कहता है 1/2020 सर्कुलर। कहता है पक्षियां चाहे वे वन्य हो या अन्य अथवा किसी जंगली जानवर जिसमें खरगोश भी आता है, जिसमें खरगोश भी शामिल है, प्रेषण बुकिंग मतलब बुकिंग के लिए
तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक से स्पष्ट अनुमोदन नहीं होता। मतलब ये अगर पक्षी हो, चाहे वो वन्य हो चाहे अन्य हो, कोई पक्षी है अथवा कोई जंगली जानवर है या कोई खरगोश है, इसमें शामिल होता है, अगर बुकिंग करना चाहता है तब तक यह स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक यह सहायक वाणिज्य प्रबंधक से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है। और दूसरा कहता है कि मंडल द्वारा मासिक तथा जोन द्वारा तिमाही आधार पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। मंडल द्वारा मासिक समीक्षा की जाती है इसका, तथा जोन द्वारा तिमाही के आधार पर जो है तिमाही आधार पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। ये आपका 2 नंबर कहता है 1/2020 का। अब अगला सर्कुलर देखते हैं। अब अगला सर्कुलर 1/2021 है। कहता है गाइडलाइंस फॉर सुपरविजरी ऑफिसर टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ऑफ आरपीएफ स्टाफ। आरपीएफ कर्मचारी द्वारा अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश क्या है, देखते हैं। कहता है जनवरी 2021 के दौरान आरपीएफ कर्मियों पर बल को बदनाम करने वाले जैसे लूट, डकैती, बलात्कार और तस्करी जैसे जघन्य अपराध के 7 मामले में शामिल होने की सूचना मिली थी। पर्यवेक्षी अधिकारी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। पर्यवेक्षी अधिकारी को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठानी चाहिए, वो कहता है सुपरविजरी ऑफिसर को। ये सर्कुलर 1/2021 में कहता है जब आरपीएफ स्टाफ ड्यूटी पर है या ड्यूटी से बाहर है, जो शराब, नशीली दवा, रुपए उधार लेना, जुआ खेलना, वैवाहिक विवाद, हिरासत की लड़ाई यादी ऐसे आरपीएफ की कोई जानकारी G4 रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए और गोपनीय रिपोर्ट सीनियर डीएससी या डीएससी को देना चाहिए। अगर कोई आरपीएफ स्टाफ जो है इसका शराब का लत है, शराब पीता है, नशीली दवा का सेवन करता है, रुपए का उधार लेन देन करता है, जुआ खेलता है, वैवाहिक जीवन जिसका विवाद है, हिरासत की लड़ाई के लिए जमीनी कोई विवाद है, ऐसे आरपीएफ की कोई जानकारी जो है ना, जो भी जानकारी होगा उसको क्या कह रहा है कि G4 रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए और गोपनीय रिपोर्ट सीनियर डीएससी को भेज देना चाहिए। अब 2/2021 कहता है सर्कुलर 2/2021 कि गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग इंसिडेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन ट्रेन। कहता है ट्रेनों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकथाम के लिए दिशा निर्देश आपका 2/2021 है। इसमें देखते कहता है महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराध कौन कौन से, जैसे छेड़छाड़, उत्पीड़न, महिला के कोच में पुरुष यात्री, महिला यात्री से धक्का मुक्की, आपत्तिजनक स्पर्श, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, सामान की चोरी आदि, ये सब जाता है महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराध। इसको जो है फिर 3/2021 कहता है गाइडलाइंस फॉर क्लोजर ऑफ स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट। कहता है विशेष घटना रिपोर्ट को बंद करने के लिए आपका सर्कुलर 3/2021 है। तो 3/2021 कहता है क्राइम मैनुअल 2019 की अध्याय 4 में विस्तृत प्रावधानों के अनुसार, क्राइम मैनुअल 2019 का अध्याय 4 में विस्तृत प्रावधानों के अनुसार जिन मामलों में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है, आईपीएफ जो है, आईपीएफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बारे में डीएससी या सीनियर डीएससी को सूचित करेंगे। जो मामलों को बंद करने के लिए पीसीएससी से अनुमति मांगेंगे, जो मामले को बंद करने के लिए सीनियर डीएससी या डीएससी किन से अनुमति मांगेंगे, पीसीएससी से अनुमति मांगेंगे। कहते हैं फिर पीसीएससी जो है डीजी आरपीएफ को एसओआर बंद करने की सूचना के साथ, डीजी आरपीएफ को जो है पीसीएससी सूचना भेज देगा एसओआर बंद करने के साथ साथ सीनियर डीएससी या डीएससी को एसओआर बंद करने का आदेश दे सकेगा या दे सकता है। अब अगला सर्कुलर है 4/2021 कहता है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड फॉर रिलीजिंग ऑफ डिटेन्ड
एंड अरेस्टेड पर्सन। कहता है आरपीएफ द्वारा हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा करने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। अगर किसी भी व्यक्ति को आरपीएफ द्वारा या तो डिटेन किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उसको छोड़ने की प्रक्रिया क्या होगा, उसके बारे में ये आपका सर्कुलर 4/2021 कहता है। कहता है रेलवे एक्ट 1989 या आरपीयूपी एक्ट 1966 या आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 12 के तहत भी गिरफ्तार करते हैं और उन्हें इस अधिनियम आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 14 में यथा उल्लेखित पुलिस के पास भेजते हैं। तो रेलवे एक्ट की धारा 180, आरपीयूपी एक्ट की धारा 8 के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया स्पष्ट किया गया है। जो जांच की प्रक्रिया जो है रेलवे एक्ट 180 और आरपीयूपी एक्ट की धारा 8 के तहत जो है ना, जो व्यक्तियों के खिलाफ जो है जांच की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। अब देखते हैं हम लोग 5/2021 जो सर्कुलर 5/2021 है। कहता है मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ प्राइवेट केस बाय आरपीएफ आरपीएसएफ बिफोर टेकिंग ड्यूटी। ये कैश डिक्लेरेशन के बारे में बता रहा है कि भाई कहाँ अगर ड्यूटी रहेगी तो आपको कितना रुपए लेके जाना है और आपको कैश रजिस्टर में मेंशन करना है, यही चीज इसके बारे में बताता है। कहता है स्टेशन ड्यूटी, यार्ड ड्यूटी, डीएससी ऑफिस ड्यूटी, बीट ड्यूटी ईटीसी जो आपको अस्थाई ड्यूटी है उसके लिए 750 रुपए आप लेके जा सकते हैं अपने पास। और दूसरा कहता है कि जो एस्कॉर्टिंग ड्यूटी, पेट्रोलिंग ड्यूटी, मोबाइल ड्यूटी ईटीसी, ये सब जो ड्यूटी है जो बाहर जाते हैं, स्कॉटिंग जाते हैं, पेट्रोलिंग जाते हैं, इस सबों में जो है आपको अधिकतम 2000 रुपए अपने पास में अपना पर्सनल कैश लेके जाना है। वो भी जानने से पहले आपको डायरी में मेंशन करना है कैश। अब अगला है कि नकदी चेक के लिए अधिकारी कौन होंगे। नकदी चेक के लिए अगर प्राइवेट कैश का आपका चेक के लिए जो है बीट में या पेट्रोलिंग में या आपका स्कॉटिंग में जो नकदी चेक करने के लिए जो अधिकारी होगा वो एएससी एंड एबव होगा, आप ध्यान। तो अगला है कि सर्कुलर 6/2021 कहता है गाइडलाइंस ऑन ट्रेन स्कॉटिंग। कहता है ट्रेन स्कॉटिंग पर निर्देश जो है ना आपको दिया गया है इसमें 6/2021 में सर्कुलर में। कहता है एक में कि जहां तक संभव हो स्कॉटिंग पार्टी में एक अधीनस्थ अधिकारी शामिल होना चाहिए। इनकी अनुपस्थिति में हेड कांस्टेबल टीम का नेतृत्व करेगा। कहता है कि कोई भी स्कॉटिंग में जो है ना आपका अधीनस्थ अधिकारी जो है उसका पार्टी इंचार्ज होना चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं रहते हैं अधीनस्थ अधिकारी तो आपको हेड कांस्टेबल टीम का नेतृत्व करेगा। फिर दूसरा कहता है कि आरपीएफ पोस्ट सबऑर्डिनेट, जो आरपीएफ पोस्ट जो होता है उसका सबऑर्डिनेट जो है स्कॉटिंग जो है शेड्यूल, उसके बाद शेड्यूल क्या क्या रहेगा उसका, स्कॉटिंग का शेड्यूल क्या क्या रहेगा वो देखते हैं। कहता है आईपीएफ जो है 15 दिन में एक बार स्कॉटिंग ड्यूटी जाएगा। जो आरपीएफ पोस्ट का रहता है उसके लिए कहता है कि आईपीएफ जो है 15 दिन में एक बार मतलब महीने में 2 बार स्कॉटिंग जाएगा। एसआईपीएफ कहता है सप्ताह में एक बार, एसआईपीएफ सप्ताह में एक बार मतलब महीने में 4 बार स्कॉटिंग जाएगा। एएसआईपीएफ जो होता है सप्ताह में 2 बार मतलब महीने में लगभग 8 बार जो है ये स्कॉटिंग ड्यूटी जाएंगे। और तीसरा कहता है कि आरपीएफ पोस्टेड रिजर्व लाइन, जो रिजर्व लाइन होता है उसके लिए क्या शेड्यूल है। कहता है कि जो रिजर्व लाइन है या ट्रेन स्कॉट या कैश स्कॉट या स्कॉटिंग कंपनी है उसके लिए क्या शेड्यूल है देखते हैं। कहता है आईपीएफ जो है सप्ताह में एक बार मतलब महीने में 4 बार स्कॉटिंग जाएंगे। एसआईपीएफ जो है सप्ताह में 2 बार महीने में लगभग 8 बार जाएंगे। ये एसआईपीएफ जो है सप्ताह में 3 बार तो मतलब आपका हो गया महीने में 12 बार जो है ये आपका स्कॉटिंग जाएंगे। अब अगला सर्कुलर है 7/2021 कहता है गाइडलाइंस ऑन ट्रेन स्कॉट। ट्रेन स्कॉट पर दिशा निर्देश देखते हैं। कहता है निर्देश संख्या 33 डायरेक्टिव 33 को आरपीएफ द्वारा स्कॉटिंग की
प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश है। निर्देश संख्या या डायरेक्टिव 33 को आरपीएफ द्वारा स्क्वाटिंग की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश है। एक में कहता है कि पुरुष या महिला आरपीएसएफ कर्मियों की उचित संयुक्त शक्तिशाली होनी चाहिए। कहता है पुरुष या महिला आरपीएसएफ कर्मियों की उचित संयुक्त शक्ति शामिल होनी चाहिए स्क्वाटिंग में। दूसरा कहता है कि प्रत्येक कोच में 5 या 6 यात्रियों के साथ उचित सामाजिक शिष्टाचार के साथ बातचीत करनी चाहिए। कहता है प्रत्येक कोच में 5 या 6 यात्रियों के साथ उचित सामाजिक शिष्टाचार के साथ बातचीत करनी चाहिए। केवल महिला आरपीएफ कर्मी ही महिला यात्री के साथ बातचीत करनी चाहिए। मतलब है कि ये पुरुष यात्री जो है बातचीत जो भी करेगा सामाजिक शिष्टाचार से, तो वो पुरुष यात्री पुरुष आरपीएफ पुरुष यात्री से ही बात करेगा, और महिला आरपीएफ जो होगा कर्मी वो महिला यात्री से ही बातचीत करेगी। ये उसके लिए आपका 2 नंबर कहता है। 3 नंबर कहता है कि ट्रेन स्क्वाड में तैनात कर्मचारियों को बॉडी वार्न कैमरा उपलब्ध कराया जा सकता है। ये बॉडी वार्न कैमरा जो है आपका कहता है आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा उपलब्ध कराया जा सकता है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ आरपीएफ कर्मियों को जो है बॉडी वार्न कैमरा का उपयोग जो है आपका सर्कुलर 7/2021 में दिया गया है। अब है 1/2022 सर्कुलर संख्या है 1/2022 कहता है एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द सुपरविजरी ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ CIB, SIB, IBG in case of involvement of RPF, RPSF personnel in corrupt practice। करप्ट प्रैक्टिस कहता है इसमें कि भ्रष्ट आचरण में आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मियों की संलिप्तता के मामले में CIB, SIB, IBG के पर्यवेक्षी अधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार में जो संलिप्त आरपीएफ या आरपीएसएफ जो कर्मी होगा उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाएगी। यही आपका 1/2022 कहता है। अब इसका पॉइंट इसमें देखते हैं। कहता है हाल ही में CBI या राज्य पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत मांगते या स्वीकार करते समय आरपीएफ कर्मी को रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले में वृद्धि देखी गई है। कहता है कि हाल ही में CBI या राज्य पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत मांगते या स्वीकार करते समय आरपीएफ कर्मी को रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले में वृद्धि देखी गई है। ऐसी घटना आरपीएफ और भारतीय रेलवे की छवि धूमिल करती है। जो ऐसी घटना है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, जो पकड़ा जाता है, ऐसी घटना से जो है आरपीएफ और भारतीय रेल की छवि को धूमिल करती है। और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद कई आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मियों द्वारा किए गए सभी अच्छे काम, दिन रात की मेहनत के बाद कई आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मियों द्वारा किए गए सभी अच्छे काम बर्बाद हो जाते हैं। जो भ्रष्टाचार में जब पकड़े जाते हैं आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मी, उससे क्या होता है कि आरपीएफ और भारतीय रेल की छवि को नुकसान पहुंचता है, धूमिल होता है। और उससे जो है जो दिन रात करके जो आरपीएफ आरपीएसएफ जो ईमानदारी से अपना ड्यूटी करते हैं, अच्छा ड्यूटी करता है, तो उसका इससे जो है ना काम जो है बर्बाद हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, ये धूमिल कर देता है ये भ्रष्टाचार। तो इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि आरपीएफ और भारतीय रेल की छवि को नुकसान पहुंचे। अब अगला सर्कुलर देखते हैं। अगला सर्कुलर है 2/2022 कहता है रेमेडियल मेजर्स अगेंस्ट एक्सीडेंटल फायरिंग बाय आरपीएफ या आरपीएसएफ स्टाफ। कहता आरपीएफ या आरपीएफ
आरपीएफ कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक गोलीबारी के खिलाफ उपचारात्मक उपाय। देखते हैं, कहता है इसमें आरपीएफ या आरपीएफ कर्मी द्वारा आकस्मिक गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई है। गठित जांच न्यायालय के नतीजों के दौरान यह स्थापित किया गया है कि घटनाएं मुख्य रूप से आरपीएफ या आरपीएफ कर्मी द्वारा आग्नेयास्त्रों को संभालने में लापरवाही के कारण हुई है। घटनाएं मुख्य रूप से आरपीएफ या आरपीएफ कर्मियों द्वारा आग्नेयास्त्रों को संभालने में लापरवाही के कारण हुई है, खासकर कोत में हथियार या गोला बारूद जमा करते समय होती है। जो ये आरपीएफ या आरपीएफ स्टाफ का जो द्वारा जो है एक्सीडेंटल फायरिंग होता है, उसी के बारे में ये सिक्योरिटी सर्कुलर 2022 आया है। इसमें कहता है कि खासकर आरपीएफ आरपीएफ स्टाफ अगर सावधानी पूर्वक कोत में हथियार गोला बारूद जमा करते समय अगर सावधानी नहीं बरतता है तो वहाँ ज़्यादातर वही मामले में जो है एक्सीडेंटल फायरिंग होता है। उसी के बारे में ये सर्कुलर 2022 आया है। देखते हैं, कहता है ए में कि शस्त्रागार के पास 5 फीट लंबाई, 3 फीट गहराई और 3 फीट चौड़ाई का सुरक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा। ये सर्कुलर आने के बाद एक जो है ये 5 फीट लंबा, 3 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा जो है ना एक सुरक्षा क्षेत्र हर एक कोत के सामने बनाया गया है। उसमें रेत जो है रखा जाता है, आप लोग भी देखे होंगे, और पाइप जो है उसका बाहर निकला रहता है। वो हथियार को निरीक्षण के बाद जो है ना उसी में जो है जांच किया जाता है। अब बी कहता है कि पोस्ट या कंपनी या डिवीजन या बटालियन या जोनल, कहता है हथियार के अभ्यास के लिए, ये सभी को कहता है क्या हथियार के अभ्यास के लिए सप्ताह में 1 दिन या सुबह में 1 घंटे का सत्र रखा जाएगा। मतलब हथियार के अभ्यास के लिए जो है ना सभी को कहता है, पोस्ट, कंपनी, डिवीजन, बटालियन, जोन को जितने भी स्टाफ या आरपीएफ या आरपीएफ हैं या अधिकारी हैं उसके लिए कहता है कि जो है ना 1 घंटे का जो है आपका सत्र रखा जाएगा अभ्यास के लिए। फिर सी कहता है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को 5 साल में एक बार 1 महीने के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराना चाहिए। जोनल जेटीआई में जो है कि हेड कांस्टेबल को जो है 5 साल में एक बार 1 महीने के लिए जो है रिफ्रेशर कोर्स कराना चाहिए। डी कहता है कि एएसआई, एसआई, आईपीएफ उनके आरपीएफ प्रभारी और मंडल प्रमुख द्वारा 8 साल में उनके प्रभारी, किनके, एएसआई, एसआई, आईपीएफ या उनके आरपीएफ प्रभारी और मंडल प्रमुख के द्वारा जो है 8 साल में एक बार जेटीआई में 1 महीने के लिए रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाना चाहिए। ये कहता है एएसआई, एसआई और आईपीएफ के लिए जो है 8 साल का दिया गया है और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए 5 साल में एक बार और इसके 8 साल में एक बार 1 महीने के लिए। अब जो है ये 3/2022 ये भी इम्पोर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण जो है सिक्योरिटी सर्कुलर है। इसमें अक्सर अभी हम लोग देखते होंगे कि बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है। कहता है एक्शन टू बी टेकन बाय आरपीएफ अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर ऑपरेशन आहत। आहत के तहत हम लोग जो अभी बच्चे को बचाते हैं या महिलाओं जो को जिसका बच्ची है उसका तस्करी हो रहा है तो उसको जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है अगर लेके जा रहा है, कोई भगा के ले जा रहा है या किडनैप करके ले जा रहा है, इस तरह के बच्चे को जो हम लोग ऑपरेशन आहत के तहत बचाते हैं। कहता है जो इस बच्चे को अगर मान लीजिए क्या क्या चीज़ के लिए ले जाया जाता है उसके बारे में कहता है, जैसे यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, जबरन शर्म, जबरन विवाह, घरेलू दास्ता, गोद लेने, भीख मांगने, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं की तस्करी, यादी के लिए मानव तस्करी या विशेष रूप से महिला और बच्चों की तस्करी एक संगठित अपराध है। इस सबों के लिए जो है ना क्या कहते हैं, महिलाओं या बच्चों का जो है तस्करी किया जाता है। जितने प्रकार के ये आपको पॉइंट्स दिया गया है तो इसमें ये कहता है कि यही एक संगठित अपराध है। कहता है इसी में कि 2017 से 2021 तक 2017 से 2021 तक 2178 लोगों को तस्कर से बचाया गया है। 2017 से 2021 तक 2178 लोगों को तस्कर से बचाया गया है।
है। इसके लिए ऑपरेशन जो है आरपीएफ में चल रहा है, जैसे मेरी सहेली है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बचपन बचाओ चल रहा है, ये आपका ऑपरेशन आहत से संबंधित है सब। ये सिक्योरिटी सर्कुलर 2019 देख रहे हैं, ये 2019 से जो है ना हम लोग के डिपार्टमेंट में आरपीएफ में जो है सर्कुलर जारी होने लगा, इसीलिए मैं 2019 लिख दिया हूँ, यहाँ ज़्यादा कुछ कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। फिर अगला सर्कुलर है 4/2022, कहता है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग प्रोटोकॉल ड्यूरिंग विजिट ऑफ डीजी आरपीएफ एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स टू जोन्स डिवीजन यूनिट्स। कहता है डीजी आरपीएफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के जोन डिवीजन या यूनिट्स के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के संबंध में, जब कोई भी आरपीएफ डीजी हो जब या अन्य कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, जब किसी जोन या डिवीजन या यूनिट्स के लिए दौरा करता है तो उसी के प्रोटोकॉल से संबंध में ये निर्देश है। ये कहता है कि रेलवे स्टेशनों और अन्य इकाइयों पर अत्यधिक जनशक्ति की तैनाती नहीं की जाएगी। जब डीजी महोदय या अन्य अधिकारी जब विजिट के लिए आएंगे तो कहता है रेलवे स्टेशनों और अन्य इकाइयों पर जो है ना अत्यधिक जनशक्ति की तैनाती नहीं की जाए, अत्यधिक स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बी कहता है कि डीजी या एडीजी की अगुवाई के लिए, जब डीजी महोदय या एडीजी महोदय अगर किसी जोन या डिवीजन या यूनिट जाते हैं तो उसकी अगुवाई के लिए देखिए कौन कौन होंगे, पीएससी पीसीएससी हो सकते हैं या सीनियर डीएससी हो सकते हैं या डीएससी होते हैं, इसको रिसीव करने के लिए तो ये स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे। रिसीव करने के लिए जो है ना जब डीजी एडीजी महोदय में से कोई भी आएंगे तो पीसीएससी या सीनियर डीएससी या डीएससी ये स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे उसको रिसीव करने के लिए। अगला है कि डीजी या एडीजी या पीसीएससी या सीनियर डीएससी या डीएससी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं, तो अगर जा रहे हैं स्टेशन उतरे हैं और वो अपने यूनिट या क्या ऑफिस की ओर जा रहे हैं तो यात्रियों का स्टेशनों पर जो कहता है यात्रियों या जनता के अन्य सदस्य को धक्का देना या रोकना या हटाना नहीं। मतलब अगर कोई अधिकारी स्टेशन पर अगर उतरा है, अगर वो जो है ना जो अपने हेडक्वार्टर जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो उस जाने के क्रम में जो है कहता है किसी यात्री को अगर कोई यात्री सामने आ जाता है तो उसको धक्का नहीं देना है या उसको जो है ना रोकना नहीं है या उसको हटाना नहीं है, इस तरह जो है ना गतिविधि से बचना है, ये उसी के बारे में कहता है। अब एक सर्कुलर है 1/2023, ये कहता है गाइडलाइंस फॉर एस्कॉर्टिंग ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन बाय आरपीएफ पब्लिक आरपीएफ बीइंग ट्रांजिट्स। कहता है आरपीएफ या आरपीएफ द्वारा हथियारों और गोला बारूद की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश है। आरपीएफ और आरपीएफ को जो है हथियारों और गोला बारूद की सुरक्षा के लिए क्या है दिशा निर्देश है। कहते हैं हथियारों को अवांछनीय और बेईमान तत्वों के हाथों से पड़ने से रोकने के लिए, जो हथियार को अवांछनीय और बेईमान तत्व जो होता है उससे उस तत्वों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए हथियार या गोला बारूद के पारगमन के दौरान प्राप्त संख्याओं में कर्मियों के साथ एस्कॉर्ट या अनुरक्षण किया जाएगा। मतलब हथियार और या गोला बारूद के पारगमन के दौरान जो है ना पारगमन के दौरान जो है संख्याओं में कर्मियों के साथ, मतलब जो उचित संख्या होगा उसमें जो है ना उचित संख्याओं में जो है ना उसका एस्कॉर्ट किया जाएगा, कम संख्याओं में जो है ना आर्म्स का एस्कॉर्ट नहीं किया जाएगा, उससे संबंधित है। कहता है कि अगला सर्कुलर 2/2023 कहता है गाइडलाइन पब्लिक डायरेक्शन टू आरपीएफ पब्लिक फील्ड यूनिट्स फॉर टेकिंग एक्शन इन्वोकिंग प्रोविजंस अंडर सेक्शन 145A ऑफ द रेलवे एक्ट। तो रेलवे एक्ट की धारा 145A के तहत कार्रवाई करने या पब्लिक का प्रावधान लागू करने के लिए आरपीएफ फील्ड इकाइयों को दिशा निर्देश या निर्देश। कहता है हाल ही में सदर्न रेलवे एसआर की एक घटना में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रीट याचिका दायर की गई थी।
145A रेलवे एक्ट के तहत जो हम लोग मुकदमा दायर करते हैं, कहता है उसी के संबंध में कि हाल ही में जो है सर्दर्न रेलवे एसआर की एक घटना में, जो सर्दर्न रेलवे में घटना हुई थी 145A की, उसी में कहता है कि केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रीट याचिका दायर की गई थी। वो रीट याचिका दायर की गई थी जिसमें आरपीएफ को शिकायत के अलावा रेलवे एक्ट की धारा 145A को लागू न करने की मांग की। तो उस रीट में जो है रीट दायर करने वाले जो है वो क्या मांग किया था कि आरपीएफ को जो है ना रेलवे एक्ट की धारा 145A के तहत ए को लागू ना करने, मतलब उसको ना लागू किया जाए, वो उस पर मुकदमा दायर ना करे, इसके इस संबंध में कहता है। तो इस शिकायत पर केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है कि 145A रेलवे एक्ट की धारा 145A का विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में, भाई कि आप लोग जो है आप 145A का जो है ना एक विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में जो है ना एक आदेश जारी किया है। इसमें जो है ना इसी में आईपीएफ द्वारा अनुपालन, जो 145A का जो है अगर कोई केस होगा तो आईपीएफ जो है इसका अनुपालन करेंगे। उसी संबंध में ये सर्कुलर 2023 आया है कि भाई अगर 145A किसी के ऊपर लगाया जा रहा है तो उसको विवेकपूर्ण जो है आप उसके ऊपर चलाइए। उसी संबंध में जो कहता है ऐसे जो है तत्वों से जो है ना मनवाने के लिए जो रीट दायर किया है, ताकि जो है ना ये इस तरह का कोई शिकायत फिर से दोबारा कोई न्यायालय में ना जाए कि इसको इस सेक्शन में केस करने नहीं दिया जाए आरपीएफ को। तो इसी के लिए जो है ना सर्कुलर 2023 आया है कि भाई इसमें आईपीएफ जो है ना इसका अनुपालन करें। तो ये हम लोग का जो सिक्योरिटी सर्कुलर था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।